हम आधुनिक कला में प्रभाववाद का अध्ययन करेंगे। हमने गोया, देलाक्रा, कुर्बे आदि चित्रकारों की कला का अध्ययन किया और देखा कि आधुनिक कला के प्रारंभिक चरणों की आहट उनकी कला में सुनने को मिलती है। इन महान चित्रकारों से प्रेरणा पाकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रभाववादी चित्रकार उत्साह व निश्चय के साथ आगे बढ़े और उन्होंने आधुनिक कला की नींव डाली। परंपरागत शास्त्रोक्त नियमों का अध्ययन कला को सामर्थ्यवान बनाने में व कला के पथ प्रदर्शन में कितना उपयुक्त है, यह आधुनिक कलाकारों ने दावीद और अंग्र से सीखा। देलाक्रा से विशुद्ध रंगांकन और निर्भीक तुलिका संचालन पर बल देना सीखा और कुर्बे से उनको ज्ञात हुआ कि वास्तव सृष्टि और यथार्थ मानव जीवन, सौंदर्य और सृजनशील अनुभूतियों से कितने ओतप्रोत थे कि चित्रण के लिए काल्पनिक और आदर्श विषयों की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नचित्त व आत्मसंतुष्ट रहकर निष्काम भाव से कला साधना करने से कितनी सफल कला निर्मिति की जा सकती है, इसकी ओर कोरो ने निर्देश किया। कला निर्मिति की सार्थकता निरपेक्ष साधना में ही है, न कि उसकी सामाजिक मान्यता में या आर्थिक फल प्राप्ति में है। प्रभाववादी चित्रकारों को अपने कला सिद्धांतों को प्रस्थापित करने के लिए जो त्याग और संघर्ष करने पड़े, उसका अध्ययन हम प्रभाववादी कला में करते हैं। आधुनिक यूरोपीय साहित्य एवं कला एक दूसरे से इतने प्रभावित रहे कि समान नव विचारों के आंदोलनों से दोनों एक साथ प्रेरित होते दिखाई देते हैं। आधुनिक चित्रकला के अध्ययन में समकालीन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन बहुत सहायक रहता है। क्रांतिवादी साहित्यिकों व कवियों ने कला के अंतर्गत आरंभ हुए नवीन प्रवाहों के महत्व को पहचाना और नवीन विचारों द्वारा कला के विकास को गति प्रदान करके महत्वपूर्ण योगदान किया। चित्रकला में जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था, समकालीन साहित्य प्रभाववाद की ओर विकासशील था। दोनों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया। साहित्य में लेखक किसी वास्तविक किंतु बिल्कुल मामूली दैनंदिन प्रसंग को लेकर लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण बनाते थे, तो चित्रकला में चित्रकार किसी भी साधारण दृश्य को लेकर चित्रण करते थे। उनका मूल सिद्धांत यह था कि चराचर सृष्टि के दृश्य, घटनाएं, प्रसंग, विषय सौंदर्य से ओतप्रोत हैं और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय के होने की आवश्यकता नहीं है। कलात्मक सृजन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। संक्षेप में समस्त सृष्टि को विषय के रूप में स्वीकार कर कलाकार आर्थिक, सौंदर्यवादी और आत्मकेंद्रित हो गया। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्राकृतिक और शहरी दृश्यों एवं दैनिक जनजीवन के सामान्य घरेलू व सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे और इस विचार से कुछ विद्वान प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसके अतिरिक्त उनके दृष्टिकोण में प्रभाववाद में ठोस आकार, रचना या अभिव्यंजना नहीं होने के कारण उसको आधुनिक कला के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता, किंतु यह धारणा सदोष है। प्रभाववाद व यथार्थवाद में स्पष्ट अंतर है। यथार्थवाद में विषय का अस्तित्व उद्देश्यपूर्ण होता है, जबकि प्रभाववाद में विषय का कार्य सौंदर्यानुभूति को जागृत करना मात्र है। यथार्थवाद में वस्तु के नैसर्गिक वर्ण का विचार करके रंगांकन किया जाता था, जबकि प्रभाववाद में प्रकाश व वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों के नैसर्गिक सौंदर्य का भी विचार था। सुंदर रंग योजना व स्पष्ट तुलिका संचालन प्रभाववाद की आधुनिक कला को देन है। प्रभाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में स्वतंत्र विचार से व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का साहस आ गया। प्रभाववाद से ही कलाकारों को विचारों के आदान प्रदान का महत्व ज्ञात हुआ। प्रभाववाद का अध्ययन किए बिना आधुनिक कला की विशेषताओं को समझना सूत्रा असंभव है। प्रभाववादी चित्रकारों ने वैज्ञानिक अध्ययन करके
परंपरागत अंकन पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और आधुनिक कला की अंकन पद्धतियों की नींव डाली एवं कलाकार के विषय के प्रति दृष्टिकोण को नया विचार प्रदान किया। आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता सेजान, घनवाद के प्रणेता पिकासो व ब्राक, अभिव्यंजना व भाववाद के प्रेरणा स्रोत वान गोग, इन कलाकारों ने तथा आधुनिक कला के आरंभिक काल के करीब सभी चित्रकारों ने अपनी विद्यार्थी अवस्था में प्रभाववाद के अध्ययन से लाभ उठाकर अपनी कला को नई दिशा में मोड़ दिया। अतः प्रभाववादी चित्रकारों ने परंपरागत अंकन पद्धतियों में व कलाकारों की प्रचलित विचारधाराओं में क्या परिवर्तन किए, उसके लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ा, इसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। आधुनिक चित्रकला के इतिहास में 1863 ईस्वी का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शित एद्वार माने का चित्र तृण पर भोजन कटु आलोचना का विषय बना। रोमांसवाद के प्रणेता डेलाक्रा व नवशास्त्रीयवादी चित्रकारों के नेता अंग्र की मृत्यु हो चुकी थी और यथार्थवाद का बीजारोपण करके पूर्वी फ्रांस को भाग गए। नवीन चित्रकार तीनों वादों का निष्पक्ष अध्ययन करके नवनिर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांतों की खोज में थे। गोया की स्वतंत्र बुद्धि व वेनिशियन चित्रकारों के चमकीले रंगांकन से वे प्रभावित थे तथा पूर्वगामी क्रांतिकारी चित्रकारों की कलाकृतियों व सिद्धांतों के अध्ययन से वे आधुनिक कला की नींव डाल रहे थे। किंतु फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था के सत्ताधारियों के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं पड़ा। 1863 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, जिसमें परंपरागत विचारों के निर्णायकों का बहुमत था, 4000 से अधिक चित्र अस्वीकृत हुए। अस्वीकृत चित्रकारों ने कोलाहल मचाया और राजा ने मध्यस्थता करके इन चित्रकारों के चित्रों की स्वतंत्र प्रदर्शनी कराने का आदेश दिया। यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी नाम से प्रसिद्ध हुई। जो अस्वीकृत चित्रकार इस प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे, उनको 2 सप्ताह के अंदर चित्रों को वापस लेने की सूचना दी गई। बहुसंख्यक चित्रकारों ने अपने चित्रों को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया, किंतु कुछ चित्रकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लेना असम्मान समझा। 600 से अधिक चित्र वापस लिए गए। प्रदर्शनी किसी भवन में हुई, जिसमें राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी एक दृष्टि से सफल रही। अस्वीकृत चित्रकारों के असंतोष के पीछे क्या सत्य है, ये समझने के लिए दर्शकों की भीड़ एकत्रित हुई। इन्हें गिने चित्रों को छोड़कर दर्शकों ने प्रदर्शनी को नापसंद किया और उसकी हंसी उड़ाई। प्रदर्शनी से राष्ट्रीय कला संस्था की प्रतिष्ठा को किंचित भी धक्का नहीं पहुंचा, परंतु इस धारणा की भी पुष्टि हुई कि कलाकार को अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कला निर्मित करने का अधिकार है। राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार भाषण स्वातंत्र्य के लिए लड़ाई की गई, उसी प्रकार चित्रकार कला क्षेत्र में सृजन स्वातंत्र्य की लड़ाई लड़ रहे थे। इस समय माने जो अंकन पद्धति काम ले रहे थे, वे पूरे क्षेत्र को प्रथम हल्के रंग से अंकित करते और बाद में गहरे रंगों के छोटे क्षेत्र के ऊपर से दबाते। यह तरीका परंपरागत अंकांकन पद्धति के विपरीत था। परंपरागत पद्धति में प्रथम सबसे गहरे क्षेत्र को अंकित करके बाद में हल्के क्षेत्र को क्रमशः अंकित किया जाता था। माने की रंगांकन पद्धति में यह लाभ था, उससे छाया के हिस्से चमकीले और पारदर्शक दिखाई देते थे। प्रभाववाद के कुछ सिद्धांत रहे हैं। प्रभाववादी चित्रकार दृश्यांतर्गत वस्तु के यथार्थ रूप सादृश्य की ओर ध्यान नहीं देते थे। उनका लक्ष्य वस्तु संचय
पर हुए वातावरण व प्रकाश के समूचे प्रभाव को चित्रित करना था, अर्थात समय व ऋतु के परिवर्तन के साथ वही वस्तु संचय उनके लिए भिन्न चित्र विषय बन जाता। बदलते हुए प्रकाश के साथ वही वृक्ष उनको हरा, पीला, लाल, जामुनी इस तरह बदलते हुए रूप में दिखाई देता। वातावरण व प्रकाश से दृश्य पूर्ण रूप से व्याप्त है, अतः उनको अंकित करने के उद्देश्य से प्रभाववादी चित्रकारों को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता और वे प्रत्येक वस्तु एवं उसकी बनावट, बारीकियों में रुचि नहीं लेते। एक ही दृष्टिपात में संपूर्ण दृश्य के नेत्रपटलीय परिणाम को अंकित करना उनका लक्ष्य हुआ। इस लक्ष्य की पूर्ति में वस्तु संबंधी ज्ञान और निरीक्षण सहायक नहीं होते। वस्तु के आकार का अंकन उस क्षण की स्मृति में करना पड़ता। सीमित अर्थ में आधुनिक कला के वस्तु निरपेक्षता की ओर मार्गक्रमण में प्रभाववाद प्रारंभिक चरण रहा। मोने के चित्र सूर्योदय के प्रभाव की आलोचना में प्रभाव शब्द का प्रयोग होने से पहले भी इस शब्द का इसी तरह प्रयोग हो चुका था और संभवतः प्रभाववाद इस प्रभाव शब्द को दर्शाने के लिए ही आगे प्रभाववाद एक वाद बना। नेत्रपटलीय परिणाम को रंगों द्वारा पट पर उतारते जड़ वास्तविकता का प्रभाववादी चित्रकारों के लिए इतना ही महत्व था कि उसकी वजह से उनको प्रकाश व वातावरण के तरल तत्वों का दृष्टि ज्ञान हो सका। चित्रकला में प्रकाश के महत्व के बारे में प्रभाववादियों के जो विचार थे, उनमें गोया के कुछ विचारों को अंतिम रूप दिया था। गोया कहते थे, प्रकृति में रेखा कहाँ है, मुझे तो केवल प्रकाशित व अप्रकाशित आकार दिखाई देते हैं। समतल जो निकट है एवं समतल जो दूर है, मुझे रेखाएं एवं बारीकियां दिखाई नहीं देती। मैं व्यक्ति के सिर के बालों को नहीं गिन सकता, न उसके कोट के बटनों को। मुझे तो दिखाई नहीं देता, वह देखने में मेरी कूंची को कोई अधिकार नहीं है। नेत्रपटलीय परिणाम को प्रभाववाद में दिए गए महत्व को देखकर उपहास में प्रभाववाद को नेत्रशैली नाम दिया गया। दृश्य को अंकित करने की प्रभाववादियों की नई पद्धति को देखकर पॉल मांस ने लिखा है, ये चित्रकार जरूर किसी नेत्र दोष से पीड़ित हैं। रंग के यथार्थ अंकन में उसके पूरक रंग की झलक आवश्यक होती है। कूंची द्वारा बनाए गए धब्बों व लकीरों को देलाक्रा चित्रण में कायम रखते, जिसे फ्लोशेताज कहते हैं। किसी भी रंग के यथार्थ अंकन में उसके पूरक रंग की झलक आवश्यक है, जिसके बिना उसकी स्वाभाविक चमक का परिणाम चित्रण में प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त परावर्तन के कारण प्रत्येक वस्तु में निजी रंग के साथ अन्य रंग भी दिखाई देते हैं। देलाक्रा को ज्ञात हुआ कि प्रत्येक वस्तु का रंग उसके द्वारा किए गए प्रकाश के परिवर्तन का परिणाम है तथा साथ ही समीपवर्ती रंग उस दूसरे पर प्रभाव डालकर मूल रंग को बदल देते हैं। देलाक्रा के इन निष्कर्षों से प्रारंभ करके प्रभाववादियों ने रंगांकन को शास्त्रीय स्वरूप दिया। उन्होंने प्रकाश विज्ञान के नियम को मूलाधार मानकर सूर्य का श्वेत प्रकाश लाल, नारंगी, पीले, हरे, आसमानी, नीले और जामुनी किरणों के समपाती प्रभाव से बनता है। दृष्टि विज्ञान और रंग विज्ञान का अभ्यास करके उन्होंने अंकन पद्धति के कुछ निश्चित नियम बनाए। काले रंग का वैज्ञानिक अर्थ है सभी प्रकाश किरणों का अभाव। जहाँ जरा सा भी प्रकाश है वहाँ काला रंग नहीं हो सकता। उसी तरह परावर्तन के नियमों के अनुसार काली छाया नहीं हो सकती। अब प्रभाववादियों ने काली वस्तु या छाया का अंकन गहरे नीले, जामुनी या हरे रंग से करना शुरू किया। उसी प्रकार परावर्तन के कारण जिसको हम पूर्ण सफ़ेद मानते हैं, ऐसी वस्तु में पीले, नीले, लाल वगैरह रंगों की हल्की झलक प्रतीत होती है। अतः उन्होंने विशुद्ध सफ़ेद रंग में अन्य रंगों को समुचित मात्रा में मिश्रित करना शुरू किया। अंत में वे
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रत्यक्ष में प्रत्येक वस्तु पर उसकी निजी रंग के अलावा अनेक रंगों की विशेषता पूरक रंगों की छटा चमकती है। इस विचार के परिणाम स्वरूप प्रभाववादियों ने अपनी रंगांकन पद्धति में मौलिक परिवर्तन किए। वे प्रत्येक रंगीन क्षेत्र को भिन्न शुद्ध रंगों में अंकित करने लगे, जिसमें उनको मूल व पूरक रंगों संबंधी वैज्ञानिक सिद्धांतों से काफ़ी मार्गदर्शन मिला। 22 स्थानों पर जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करना प्रभाववादियों की विशेषता थी, जो बाह्य स्थान चित्रण नाम से प्रसिद्ध हैं। देगा इस तरह बाहर जाकर चित्रण करने के विरोधी थे, किंतु मोने, पिसारो, सिसली इस पद्धति के निष्ठावान उपासक थे। मोने ने इसी उद्देश्य से शिकारा बनवाया था, जिस पर बैठकर वे नदी किनारों के दृश्यों को चित्रित करते थे। प्रभाववादियों की जीवन के प्रति कई धारणाएं थी। इसकी स्पष्ट कल्पना उनके चित्रों के विषयों से होती है। साधारणतया उनके चित्रों में विषय थे नदी के किनारे, सागर तटों, मैदानों, उपवनों, बगीचों, खेतों, शहरों के रास्तों और चौराहों के दृश्य। जन समुदाय के चित्रों में घुड़दौड़ के मैदानों, वन भोजनों, खेलों, सार्वजनिक समारोहों, नृत्यों, नाटक गृहों, मदिरा गृहों के दृश्य आदि। प्रभाववादियों ने जीवन को प्रसन्नता और कृतज्ञता के भाव से देखा और चित्रित किया। उनके दृष्टिकोण में संसार का कोना कोना सौंदर्य से इतना परिपूर्ण है कि विषय की खोज में धर्म, साहित्य, पुराण और इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कलाकार जहाँ भी देखता है वहाँ उसको सौंदर्यपूर्ण कलात्मक विषय मिल जाता है। औद्योगिकरण से दुनिया में नवीन चेतना आ गई। कारखाने, रेलगाड़ियाँ, लोहे के पुल, जहाज, यंत्र प्रकृति के साथ दृश्य सौंदर्य के नवीन अंग बन गए। वैज्ञानिक प्रगति से हम संसार को स्वर्ग बनाने की आशा कर रहे हैं। प्रभाववादी चित्रकारों ने उद्योग दृष्टि का भी आशावादी दृष्टिकोण से चित्रण किया। वहाँ भी उनको अनोखा सौंदर्य प्रतीत हुआ। प्रभाववाद ने चित्रकार को कार्य कक्ष की सीमाओं से बाहर जाकर संसार के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू बच्चों। कल की क्लास में हम प्रभाववादी कलाकारों को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।